एक सेंसिटिव टॉपिक टच करना चाहूँगा। आपने कहा कोचिंग्स को और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपना एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को रोके। क्या रीज़न है कि बच्चे डिप्रेशन में या सुसाइड कर लेते हैं? उस बच्चे को आप सपना दिखा रहे हैं कि आप मेहनत करो हो जाएगा, वो इनोसेंट है, वो आ जाता है, पिताजी ज़मीन बेच देते हैं, वो कोटा पहुंच जाता है, उसको पता है कि मेरे घर पे बहुत तकलीफ है, वो यहाँ पर बहुत कोशिश भी करता है और जब उसको गिल्ट होती है उसको लगता है कि अरे मैंने क्या करा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का क्या टारगेट होना चाहिए? कितने सिलेक्शन हुए, परंतु टारगेट क्या होता है कितने एडमिशन हुए। अंदर टारगेट जब सेट होता है तो ये बोला जाता है कि हमें इतने एडमिशन इस साल करने हैं, हमें 1 लाख करना है, हमें 2 लाख करना है, हमें 3 लाख करना है। ये नहीं बोला जाता कि हमने लास्ट ईयर 1000 बच्चे सेलेक्ट कराए थे, इस साल हमें 1200 कराने हैं। शायद लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का गोल क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ सिलेक्शन में इंक्रीमेंट या नंबर ऑफ एडमिशन में इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं कि जितना आ जाए। आज जो लोग कोचिंग में आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं, उनको लगता है कि इट इज़ मोर रिवार्डिंग देन एनी कॉर्पोरेट जॉब। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का पैकेज लगेगा, यहाँ पर आपको 15 लाख 20 लाख का पैकेज। गलत नहीं है, वो हर चीज़ बदली है। फैकल्टी का कमिटमेंट बदला है, इंस्टीट्यूशन का अप्रोच बदला है। पेरेंट्स को ना सबसे पहले एक मैसेज है कि आप अमिताभ बच्चन के फ्रेम में अपने बच्चे का फोटो लगाकर उसमें अमिताभ बच्चन ढूंढना बंद कर दीजिए। तो ये जो टॉपर्स देख के एडमिशन लेते हैं ना कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, हमारे पड़ोस का बच्चे का रैंक आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया, दूसरे का रिजल्ट देखते हैं और अपने बच्चों को उसमें देखते हैं, वो गलत है। वीके बंसल सर जो बंसल क्लासेस के थे वो मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैं जब आया था 93 मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू करा। ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन था, साथ में मिलके काम करा क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग थे, साथ में मतलब दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूट पे काम करते थे। तो वो फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन था, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे, दूसरे से तीसरे पे बहुत फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं और पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ते रहते हैं। इस कमर्शियल एंटिटी के जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इससे ज़्यादा किराया मत लीजिए। बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोटा में, अगर आप घूमेंगे तो अभी बहुत सप्लाई आने वाली है। कोटा के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक के निदेशक के तौर पर, एक के फाउंडर के तौर पर आपका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि अगर आने वाले सालों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कोटा की स्थिति निश्चित तौर पर और ख़राब हो सकती है। में किसी को तो पहल करनी होगी, चाहे वो कोचिंग इकोसिस्टम हो, हॉस्टल एसोसिएशन का इकोसिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इकोसिस्टम हो। दिस में वर्क अगेंस्ट कोटा। 2010 के बाद कोटा बिल्कुल बदल गया। अब मेरे हिसाब से कॉमर्शियल ज़्यादा है और एजुकेशन कम है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोटा के लिए और मुझे लगता है कि नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं IHY के मीडिया की खास पेशकश डायरेक्टर्स इन द न्यूज़ रूम। डायरेक्टर्स इन द न्यूज़ रूम के आज के हमारे खास मेहमान हैं कोटा के सबसे पुराने कोचिंग्स में से एक, कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर, फाउंडर, चेयरमैन श्री प्रमोद माहेश्वरी सर। सर, स्वागत है आपका डायरेक्टर्स इन द न्यूज़ रूम के पहले एपिसोड में। कोटा एक ऐसा शहर है जिसके बारे में जितनी बात की जाए और जितनी परतें खोली जाएं उतनी खुलती चली जाएंगी। आज की चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, कहाँ से करें इसको भी तय करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ वर्तमान दौर का जो कोटा है। आप कोटा की जब न्यू रखी जा रही थी, कोटा की जब एजुकेशन सिटी के तौर पे शुरुआत हो रही थी, तब से आप कोटा के साथ जुड़े हैं, कोटा के स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं और आज के दौर का कोटा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कोटा कितना बदला है, कोटा आज कहाँ खड़ा है और कोटा आगे कहाँ जा रहा है? तो पिछले 30 वर्षों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 30 सालों में कोटा के 3 फेजेस निकल चुके हैं। पहला फेज़ जो था, जो 90 के दशक में शुरू हुआ, 1990 से लेकर 2000 तक, उसमें कोटा एक एजुकेशन सिटी बना, जिसमें एजुकेशन के मायने डिसाइड करे गए कि एजुकेशन क्या होती है, पर्सनल केयर क्या होती है और किस तरह से बच्चों के साथ मेहनत करके रिजल्ट लाया जाता है। वो जो बीज बोया गया था उस समय पर, उसके रिजल्ट फिर अगले डिकेड में आए, जो कि 2000 से शुरू हुआ और 2010 तक चला, जिसमें थोड़ा थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन होने लगा, परंतु फिर भी फोकस जो था वो पूरा एजुकेशन पे ही रहा कि एजुकेशन ही देनी है। कॉमर्शियल तो जब कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका आउटकम होता ही है और वो एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि स्वर्णिम युग निकला उसका कोटा का। 2010 के बाद कोटा बिल्कुल बदल गया। अब मेरे हिसाब से कॉमर्शियल ज़्यादा है और एजुकेशन कम है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन है और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट है। दोनों ही तरह की जगह है, एक कॉमर्शियल जगह भी है
और एजुकेशन जगह भी। तो आप बोल सकते हैं कि अभी ये मिक्स प्लेस है। इट इज़ नॉट ओनली एन एजुकेशन सिटी, इट इज़ ए प्लेस वेर यू कैन स्पेंड 1 or 2 year एंजॉइंग योर लाइफ ऑल्सो, और अगर आप सीरियस है तो पढ़ भी सकते हैं। विशेष तौर पे आपने कोटा को 3 भागों में बांटा, अपने पिछले 3 दशक के अनुभव को आपने 3 भागों में बांटा। विशेष तौर पे हम 2010 के बाद का जो कोटा है वो वर्तमान के कोटा को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो हम इस हिस्से की बात करेंगे। निजी तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कोटा में अभी जो स्थिति है वर्तमान, इसमें जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए एंटरटेनमेंट का स्पेस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पढ़ना चाहता है सर वो तो कहीं भी पढ़ सकता है, फिर कोटा एज अ स्पेस कैसे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पढ़ना चाहता है वो कहीं भी पढ़ सकता है। एक्चुअली एक इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आप अपने पीयर ग्रुप से थोड़ा इंस्पायर होते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है आपको। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते, सेल्फ ड्राइव नहीं दे पाते, तो आप कोटा आइए, आपको एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जो ग्रुप पढ़ता है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप भी पढ़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है और 100% सही है कि पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ सकता है। तो वो एक मोटिवेशन का एलिमेंट यहाँ पर मिलता है और उसकी वजह से कोटा थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग इस तरह से भी है कि फैकल्टी मेंबर जो हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, अच्छे तो सभी हैं, परंतु उनका एक सिस्टम बना है। तो जो पिछले 20 सालों में 2 दशक में जो सिस्टम बना, वो सिस्टम आज भी इम्प्लीमेंटेड है। और वो सिस्टम में जब बच्चा आता है और अगर उस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करे और उसमें पिस जाए तो रिजल्ट आ जाता है। ये बात अलग है कि वो सिस्टम में बहुत विसंगतियाँ आ चुकी हैं, सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, तो उसकी वजह से नाउ इट इज़ प्लेस फॉर एवरीवन। जैसा कि आपने बताया, कोटा अगर कोई बच्चा आ जाता है और उस सिस्टम में पिसता है, उस सिस्टम के साथ चलता है, जो कि सिस्टम 2 दशक 3 दशक से चला आ रहा है, तो बच्चा अच्छा कर जाता है, अच्छा निकल जाता है। यही आम अवधारणा है। जब हम बात करते हैं जो बच्चे बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, इन क्षेत्रों में आम अवधारणा ये है कि मेरा बच्चा कोटा जाएगा, वहाँ उसे बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, साथ में कंपटीशन के लिए बेस्ट स्टूडेंट्स मिलेंगे, साथ में वो प्रतिस्पर्धा का दौर डेवलप होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि कोटा को लेकर अवधारणा बदल रही है, कोटा को लेकर एक जो बाहर की सोच है वो बदल रही है, जो आपने पहले सवाल के जवाब में बताया भी कि क्यों, क्या वजह है उसकी। तो इस सवाल पे और बाद में हम आएंगे। मैं वर्तमान में ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कोटा में ऐसा क्या किया जाए, या ऐसा वो कौन सा मॉडिफिकेशन आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं जो पहले से अब बदल गया है, और अगर वो मॉडिफिकेशन ना हुआ होता तो कोटा आज भी वर्तमान अपने पुराने दौर की तरह होता? बहुत सारे, मैं एक एक करके जानना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे। जैसे पहले उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता था जिनका सिलेक्शन होने की उम्मीद होती थी, इंस्टीट्यूशन पे पता होता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। आज हर एक बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट को एडमिशन देते वक्त ये पता होता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा और उसको सपना बेच दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप तैयारी करो, मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, जबकि उनको पता है कि आप कुछ भी कर लो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे हम हज़ारों बच्चों को देखते हैं रोज़ाना जो आपसे कहीं ज़्यादा एकेडमिकली एडवांस हैं और उनसे कम्पीट आपको करना है और हम आपको उस लेवल तक अभी नहीं लेके जा सकते। सबसे पहला करेक्शन तो मुझे लगता है कि संस्थानों को अपनी एडमिशन प्रक्रिया में लाना पड़ेगा कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाए जो डिज़र्व करते हैं। बाकी उन बच्चों को बहुत ही ईमानदारी से, रिस्पेक्टफुल तरीके से बताया जाए कि ये जो करियर ऑप्शन आप लेने जा रहे हैं ये आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन है। अगर ये ईमानदारी ला दी जाए तो मुझे लगता है कि कोटा वापस उसी युग में चला जाएगा। क्योंकि अगर आप कोटा के रिजल्ट्स देखेंगे तो कोटा में जो टॉप 100 में जितने स्टूडेंट्स पहले आते थे और कोटा के पढ़ाए हुए इंस्टीट्यूशंस के अंदर से आते थे, उतने आज नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम में कोई ना कोई तो कमी हुई होगी। आज आप आईआईटी का रिजल्ट देखें, आप अगर 2000 के दशक में जाएंगे, कोटा से 35 बच्चे 30 बच्चे कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़कर आईआईटी में जाते थे टॉप 100 में। आज आपको 10 नहीं मिलेंगे टॉप 100 में कोटा में पढ़े हुए। इंस्टीट्यूशन के ब्रांचेस सब जगह, तो हो सकता है कि वो 20 बता दे, 50 बता दे, बट कोटा सेंटर से पढ़े हुए कितने बच्चे वो नहीं मिलेंगे। तो कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। तो पहला परिवर्तन तो ये लाना चाहिए। मैम, बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करी कोटा कोचिंग में एडमिशन देने के लिए। एक तो जेई मेन और नीट के थ्रू जो एडमिशन्स मिलते हैं उसके लिए ऑलरेडी एक टफ कंपटीशन है। उसके पहले एक लेयर लगाने की अगर बात कर रहे हैं कि कोचिंग में आने वाले स्टूडेंट जो हैं
वो एक प्रक्रिया से गुजर के आएँ। तो आज सर तमाम जो संस्थान हैं, तमाम कोचिंग जो हैं वो एडमिशन टेस्ट करवाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं। कितना वजन है उन टेस्ट का, कितनी इंपॉर्टेंस है उन टेस्ट की, इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये एडमिशन टेस्ट अब नहीं रहा है। ये एडमिशन टेस्ट पहले हुआ करता था। मुझे 1993 से लेकर 2000 के बीच का टाइम याद आता है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे को रिजेक्ट कर देते थे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। मतलब ये माना जाता था कि अगर मेरा कोचिंग में एडमिशन हो गया तो मेरे चांसेस 100% हो गए कि मैं आईआईटी में मेडिकल में सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब ये छलावा है, ये स्कॉलरशिप और फीस कम करने का एक प्रक्रिया है कि आप जब मेरे पास आते हो और कोई भी क्राइटेरिया में आपको मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता तो मैं आपको एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट करता हूँ। तो वो एडमिशन सच में कम है, इंग्लिश वाला कम नहीं है, हिंदी वाला कम है, एडमिशन नहीं है, उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो वो एक आप ऐसा कह रहे हैं कि एक लेयर ना हो करके एक एडिशनल एडवांटेज दिया जा रहा है बूस्ट करने के लिए नंबर्स, एडमिशन के नंबर्स बूस्ट करने के लिए। एडमिशन के नंबर्स बूस्ट करने से मुझे इस बात की मैं इस चर्चा को आगे लेके जाना चाहूँगा कि आज के दौर में कोटा में 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। कोटा में 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट वर्तमान दौर में हर एकेडमिक ईयर में आ रहे हैं। इस स्टूडेंट लोड को कोटा कैसे हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं हैं। हॉस्टल फ़ी हाइक की बात कर लें, बच्चों को रहने के लिए सही एकोमोडेशन नहीं मिल रहा, या कोचिंग के आसपास के क्षेत्र में एकोमोडेशन नहीं मिल रहा। कोटा का विस्तार हो रहा है बट वो स्टूडेंट जोन नहीं है। तो कैसे कोटा इसे डील कर रहा है और बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकता है? देखिए, कोटा ऐसे एक डायनेमिक सिटी रही है और यहाँ पर कोचिंग संस्थानों के अलावा जो लोकल लोग हैं उन्होंने कोटा की इस ग्रोथ को देखा है, पार्टिसिपेट करा है और उसमें पॉजिटिव तरीके से जो पार्टिसिपेशन का जो रिवार्ड उनको मिलना चाहिए, जो धन उनको अर्जित करना चाहिए, वो उन्होंने करा है। तो यहाँ पे कोटा पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स लोग हैं जिनका कोचिंग से डायरेक्ट तो कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो हॉस्टल्स बनाते हैं, हॉस्टल्स ऑपरेट करते हैं, उनके लिए एक साधन है वो पैसा कमाने का और व्यवसाय है उनका। तो उसके लिए कोटा में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है पिछले 10 सालों में और लगातार हो रहा है। बच्चे ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो गैप क्रिएट हो जाता है कि जिस स्पीड पर आप जिस पेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उससे ज़्यादा पेस पर अगर बच्चा और अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट आ जाए तो डिफिसिट क्रिएट हो जाता है। वो है कोटा में आज भी, परंतु कोटा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर डिमांड सप्लाई और वो जो डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के नंबर्स की बात करें उसके रेस्पेक्ट में मैं कोटा में अगर हॉस्टल या पीजी के रेंट की बात करूँ, वो जो ग्रोथ है वो इंक्रीमेंटल ना होकर एक्सपोनेंशियल है। इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि इंक्रीमेंटल ग्रोथ समझ में आता है डिमांड सप्लाई गैप की वजह से, बट जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्टूडेंट सेक्शन को, एक बड़े इन्फ्लक्स को रोक रहा है कोटा आने से। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें ना हमेशा प्राइसिंग में 2 फिलॉसफी होती हैं, 2 बातें होती हैं। एक तो डिमांड सप्लाई की गैप से जो कैपिटलिज्म आता है कि प्रॉफिट रिंग आती है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं 10,000 रुपये का रूम जो है वो 20,000 रुपये में दूंगा। और वो एक कैपिटल माइंडसेट है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। एथिकली वो गलत है, क्योंकि जो सर्विस और वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 10 की या 12,000 रुपये की और आप उसके 20,000 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका आप एडवांटेज उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जहाँ पर प्रॉफिटिंग होती है उस पर लिमिट लगा देती है कि जैसे मेडिकल स्टोर मेडिसिन में कर रखा है कि आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि ये आम जनता के लिए वरना अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो जो आपने क्वेश्चन मुझे पुटअप करा है ये कुछ उससे रिलेटेड है कि बहुत से बच्चों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोटा में शायद कोटा के लोगों को ही, कोटा की जो ये हॉस्टल एसोसिएशन या कोटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को पहल करनी चाहिए और शायद सर्टेन बेंचमार्क सेट करके एक उसको लिमिट कर देना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो स्टूडेंट्स कोटा में आ ही नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे तो फिर जैसे कोविड के समय पे हुआ था कि जो रूम आज 15,000 20,000 रुपये में मिलता है वो 5,000 रुपये में भी जा रहा था। तो उस तरह की स्थिति भी कभी ना कभी तो आ ही सकती है। परंतु मुझे लगता है कि ये जो कैपिटलिज्म है इसको एड्रेस करने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, और जब तक ये डिमांड सप्लाई का गैप बना रहेगा ये दुविधा बनी रहेगी। डिमांड सप्लाई का गैप तो सर आने वाले दौर में और आगे जाएगा और बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। एक जो पेरेंट एज ग्रुप था जो पहले अनएजुकेटेड हुआ करता था, अब एक एजुकेटेड और काफ़ी वेल एजुकेटेड पेरेंट एज ग्रुप के बच्चे इस सेक्शन में आ रहे हैं जो 11th 12th पास आउट कर रहे हैं। तो ये गैप
तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो क्या कोटा में किसी को तो पहल करनी होगी, चाहे वो कोचिंग इकोसिस्टम हो, हॉस्टल एसोसिएशन का इकोसिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का इकोसिस्टम हो, ये जो सब मिलके एक स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है, इनमें से किसी को तो पहल करनी होगी। और आपके अनुसार वो पहल क्या हो सकती है? मुझे तो, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे पहल लगती कि शायद सर्टेन बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे कि भाई इससे ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है, और मुझे लगता है कि वो शायद संभव नहीं है। मैं आइडियल बात बोल रहा हूँ आपसे कि ऐसा होना चाहिए, परंतु वो होगा नहीं। मतलब मुझे पता है कि वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इससे ज़्यादा किराया मत लीजिए, और वो बड़ा चैलेंजिंग है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप मिलकर डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, बट सॉल्यूशन व्यवहारिक नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या इससे कोटा आने वाली एक बड़ी संख्या जो है स्टूडेंट्स की, वो बाकी जो हॉटस्पॉट सिटीज़ हैं जहां प्रिपरेशन का स्कोप है, या आप देखें तो तमाम जो संस्थान हैं वो अपने और भी ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या उन जगहों पर शिफ्ट नहीं होगी? 100% होगी, क्योंकि आप अगर अफोर्डेबल नहीं कर सकते परंतु आपको वो सर्विस तो लेनी है, तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरत है आपकी। तो 100% वो शिफ्ट होने लग जाएगा, और जब वो शिफ्ट का प्रेशर कोटा पे आने लगेगा तब जाकर ये सही होगा। तो क्या एक ये जो आप उत्तर दे रहे हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि कोटा जो एज अ सिटी, एज एन एजुकेशन हब अपना पीक देख चुका है, अपना बेस्ट देख चुका है? अभी मैं नहीं बोलूँगा कि पीक देख चुका है, अभी तो देयर इज ए स्पेस, क्योंकि अभी भी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोटा में। अगर आप घूमेंगे तो अभी बहुत सप्लाई आने वाली है, तो पीक तो नहीं हुआ है, बट हाँ अगर ये स्थिति बनी रही तो शायद कुछ सालों में वो दिक्कत भी आ जाएगी जो आप बोल रहे हैं। एक कोटा के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक के निदेशक के तौर पर, एक के फाउंडर के तौर पर, आपका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि अगर आने वाले सालों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कोटा की स्थिति निश्चित तौर पर और ख़राब हो सकती है। अब मैं आपको उस दौर में लेके चलता हूँ जहाँ आपने इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप होते हुए देखा, आप उसका हिस्सा बने, आपने फाउंडेशन स्टोन्स रखी इस पूरे इकोसिस्टम की। वो दौर क्या था, क्या बदल गया सर? मतलब एज ए फैकल्टी, एज एन एजुकेटर, स्टूडेंट्स के मेंटोर, कितना कुछ बदल गया है, क्या क्या बदला है, एक एक बिंदु बताइए। हर चीज़ बदली है, फैकल्टी का कमिटमेंट बदला है, इंस्टीट्यूशन का अप्रोच बदला है, स्टूडेंट्स का जो तरीका है और जो कमिटमेंट है पढ़ाई में वो भी बदला है। जैसे इंस्टीट्यूशन जब उस टाइम पर जो बने हैं और उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन करने का जो तरीका था, काम करने का जो तरीका था, इट वाज फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। हर एक इंडिविजुअल पे वो फोकस करते थे, जो बच्चे आते थे हर एक पर फोकस करके उसको एक राइट डायरेक्शन, राइट करियर देना का प्रयास करा जाता था कि भाई ये बच्चा कहीं नहीं कहीं चला जाए। आज बच्चा IIT या मेडिकल के लिए आ रहा है, हार्डली 2-3% बच्चा ही सेलेक्ट होता है, बाकी तो सारा फेलियर हो जाता है। परंतु कोई भी इंस्टीट्यूशन आज ये नहीं सोचता कि चलो जो फेलियर हो गया उसको कोई दूसरा डायरेक्शन दे दें। वो तो किसी न किसी का बच्चा, उसको तो डायरेक्शन देना ही पड़ेगा। पहले वो देखा जाता था कि भाई इसको क्या डायरेक्शन दिया जाए, तो इंडिविजुअल फोकस बहुत ज़्यादा था। इट वाज नॉट कॉमर्शियल एट ऑल, इट वाज प्योरली सर्विस था। आप ताजुब करेंगे, आज तो ऑफिस बने हुए हैं, काउंटर पे जाके फ़ी जमा करानी पड़ती है। जब मैंने अपना करियर शुरू करा था उस ज़माने में बच्चा जब पढ़ने आता था तो फीस एक एनवलप में रख कर उस पर अमाउंट लिख कर जब वो जाता था तो सिर्फ आपको काउंटर पे दिया जाता था। इतना ट्रस्ट था, मतलब फ़ीस मांगने तक में शर्म थी, उसमें भी शर्म थी कि भाई हम फीस मांगेंगे, हम रिसिप्ट काटेंगे, मतलब दैट वो एक कल्चर अलग था, मतलब वहाँ इतना रेस्पेक्ट था। तो वो ख़त्म हो गया है। फैकल्टी का भी सिमिलर अप्रोच है कि फैकल्टी उस टाइम पर जो फैकल्टी कोचिंग क्षेत्र में आए वो इसलिए आए कि उनको कोचिंग करना था, बच्चों को सिखाना था, उनका मोटिवेशन लेवल था कि मुझे पढ़ाना है। अगर मैं IIT से ग्रेजुएट होकर कोचिंग में आया तो मेरा पर्पस था कि मुझे पढ़ाना है। मेरे पास करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे और ये कोचिंग रिवार्डिंग नहीं था इतना, ऐसा नहीं कि जितना आज है। आज जो लोग कोचिंग में आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं, उनको लगता है कि इट इज़ मोर रिवार्डिंग देन एनी कॉर्पोरेट जॉब। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का पैकेज लगेगा, यहाँ पर आपको 15 लाख 20 लाख का पैकेज। गलत नहीं है वो, परंतु वो इस पर्पज से आ रहे हैं, तो उनका बिलीफ पैसा कमाना है, दैट इज देयर प्रायोरिटी, डिलीवरी इज सेकेंड। तो वो फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे, दूसरे से तीसरे पे बहुत फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं और पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ते रहते हैं। कमर्शियल माइंडसेट बहुत ही कंटेजियस है, ये निश्चित तौर पे फैल रहा है। इसमें आपने एक लास्ट में बताऊं, स्टूडेंट का भी जो ओबीडियंट जो मतलब जो लेवल है उसमें रात दिन का फ़र्क आ गया है।
पहले अगर हम किसी स्टूडेंट को बोल देते थे कि ऐसा करना, घर जाके उल्टे लटक जाना, तो बच्चा ये नहीं पूछता था कि उल्टा क्यों लटक जाऊँ, घर जाके उल्टा लटक जाता था कि सर ने कहा है। आज क्वेश्चन डाउट करता है कि क्यों बोला, इनका क्या कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, ये क्या चाहते हैं मुझसे। सही है, क्योंकि वो देख रहा है कि लोग कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आज वो कमिटमेंट नहीं है। पहले का जो पढ़ाई का कमिटमेंट लेवल था वो ऑसम था, अमेजिंग था। आज वो लेवल नहीं आ रहा। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से बिल्ड हो रही है? स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये कॉमर्शियलाइजेशन से। अगर आप जब कोई एक्टिविटी को कॉमर्शियल करेंगे तो आपका जो बाद ही बाद में कंज्यूमर है, जो स्टूडेंट इस वाले केस में, उसको समझ में आता है कि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। जब आप भाव-ताव तभी करते हैं जब आपको पता होता है कि कॉमर्शियल है। आप डाउट तभी करते हैं जब आपको लगता है कि कॉमर्शियल है। अगर ये प्योर सर्विस है और सेवा है तो सेवा में आदमी भाव-ताव नहीं करता। आप किसी अनाथ आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर, या किसी ओल्ड एज होम में जाते हैं तो वहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं होता। वो यहाँ पर होता है क्योंकि वो शिफ्ट हो गया। जो एक शिक्षा का मंदिर होता था वो मंदिर से अब वो कोचिंग सेंटर हो गया है, और कोचिंग सेंटर एक कॉमर्शियल एंटिटी है। ये अब शिक्षा का मंदिर नहीं है, इसलिए फ़र्क पड़ा है। इस कमर्शियल एंटिटी के जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है आज के दौर में, जिन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बियर करना पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो, वो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की आपने बात करी कि जो ओबीडियंट लॉट आता था उस तरह का लॉट अब नहीं आता है। वो थॉट प्रोसेस अलग हो गया, चाहे उसके XYZ कोई भी फैक्टर्स रहे हों। कमिंग टू दिस, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कोटा में तरह तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, पिछले एक दशक में जो सुसाइड की संख्याएं बढ़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट के माइंड में है। इसको लेकर के दो अलग अलग परसेप्शंस हैं। पहला परसेप्शन ये है कि जो कंपटीशन है, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ सीट्स उस रेस्पेक्ट में बढ़ी नहीं है, और स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी का बहुत लोड है। एक ये पहला परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो पाथ है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसका एग्जैक्ट रीज़न है, और क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जो स्टूडेंट्स को एक गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है या उनको गलत करने के लिए फोर्स कर रहा है? मेरे हिसाब से, मैं ना आपकी क्वेश्चन को अगर सही समझाऊं तो आप मुझसे ये समझना चाहते हैं कि क्या रीज़न है कि बच्चे डिप्रेशन में या सुसाइड कर लेते हैं। इसमें मैं मान कर चलता हूँ कि 20-30% आर एकेडमिक रीजन एंड 70% स्टूडेंट्स डू ऑल दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, वेदर दे आर इन डिप्रेशन या सुसाइड तक वो चले जाते हैं। उसके लिए नॉन एकेडमिक रीजन्स हैं। और एकेडमिक रीज़न इसलिए है कि उस बच्चे को आप सपना दिखा रहे हैं कि आप मेहनत करो हो जाएगा। वो इनोसेंट है, वो आ जाता है, पिताजी ज़मीन बेच देते हैं, वो कोटा पहुंच जाता है, उसको पता है कि मेरे घर पे बहुत तकलीफ़ है, वो यहाँ पर बहुत कोशिश भी करता है, वो कर ही नहीं पाता है। उसमें कोई गलत आदत नहीं पड़ी है, कोई गलत ट्रैक पे नहीं चल रहा है, बट उसको कैपेबिलिटी नहीं है। वो रात दिन मेहनत करता है, डिप्रेस हो जाता है, और उसको लगता है कि यार मैंने माँ बाप का सपना पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, तो वो हो जाता है। बट ऐसे 20-30% ज़्यादा केस नहीं होते, क्योंकि आदमी है ना, बाकी 70% जो केस हैं वो बच्चा कोटा आता है, कोटा में कोई कंट्रोल नहीं है, वो हॉस्टल से निकल के कोचिंग तक जा रहा है तो उसके बाद वो सड़क पर है। सड़क पे वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या नहीं करता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसमें उसके गलत ट्रैक पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और जो हो भी रहा है वो हो भी रहा है। अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई दिन रियलाइज़ होता है कि मैं क्या करने आया था, और उसको गिल्ट होती है बहुत ज़्यादा। और जब उसको गिल्ट होती है उसको लगता है कि अरे मैंने क्या करा, और उसकी वजह से या तो वो डिप्रेस हो जाता है, और एक्सट्रीम केस में फिर वो गलत कदम उठाता है। अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करें, पिछले साल दैट वाज अ पीक। अगर मैं पिछले साल के आखिरी महीनों की बात करूं, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइक था नंबर्स में। अगर मैं सुसाइड की बात करूं तो आप 70% केसेस में मान रहे हैं कि नॉन एकेडमिक रीज़न, रफली, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑब्वियसली, 70% केसेस में आप मान रहे हैं कि जो रीज़न है वो नॉन एकेडमिक है। आपने एक रफ आइडिया भी दिया कि स्टूडेंट जो 6 घंटे 8 घंटे कोचिंग क्लासेस के बाद बाहर होता है, उस टाइम पे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उस पर बर्ड आई व्यू नहीं है जो उसको मॉनिटर कर रहा है। ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है एंड बहुत अलार्मिंग भी है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 16 घंटे 17 घंटे एक ऐसा पीरियड है जब स्टूडेंट अनमॉनिटर्ड है, वो भी एक ऐसे एज ग्रुप में जो बहुत ही फ्रेजाइल एज ग्रुप है। अगर मैं मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करूं तब भी, फिजिकली भी, तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये तो एक बहुत ही चैलेंजिंग इमेज पेस्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोटा के लिए, और मुझे लगता है कि
अगर इसको ढंग से नहीं देखा गया, नहीं टैकल करा गया, तो जो आप बोल रहे थे हॉस्टल की सप्लाई का प्रॉब्लम, उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। ये दिस में वर्क अगेंस्ट कोटा, क्योंकि अगर स्टूडेंट जा रहा है और गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, गलत कामों में पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली लोकल्स को तो दिख रहा है, शॉपकीपर्स को दिख रहा है, जो कोटा के लोकल उनको दिख रहा है कि गलत है। अगर आज मेरा बच्चा सड़क पे कर रहा है तो मैं रोक दूंगा, मेरे रिश्तेदार रोक देंगे, पर ना तो उसके कोई रिश्तेदार है ना कोई है, तो कोई रोकता नहीं उसको। मुझे लगता है कि कोटा में हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले अपने खुद के ऐसे सिस्टम्स और वर्कफोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो बच्चों को ये काम करने से रोकें। उसके में एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए, और जो करता भी एडमिनिस्ट्रेशन दे कम फॉरवर्ड, परंतु वो जब तक उनको नहीं बताएंगे तब तक वो क्या करेंगे, और लोकल्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ माफ़ी चाहता हूँ सर आपको कट करने के लिए, एक सेंसिटिव टॉपिक टच करना चाहूँगा। आपने कहा कोचिंग्स को और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपना एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को रोके। सर ऐसे में मोरल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कि एक बड़े पिक्चर पेस्ट करती है कि वो बाउंड्री लाइन डिफाइन नहीं हो पाती। मतलब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ वो बाउंड्री लाइन एक्सीड हो जाती है, आप डिफाइन ही नहीं कर पाते कि हमें क्या रोकना है और क्या नहीं रोकना है। इस पे आपकी क्या राय है और वो कैसे डिफाइन होगी? ये बहुत सेंसिटिव है एक्चुअली क्वेश्चन, और इसके लिए बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। जो मॉरल पुलिस जो आप पुलिसिंग जो आप बोल रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, और उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो वर्क फोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है कि आपको कोई किसी को पीटना नहीं, किसी को पकड़ना नहीं है। आई थिंक जस्ट टोकना ही बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जस्ट कि भाई हम आपको आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हो उसको रोकना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और मेरे साथ लगता है कि कोटा नहीं बाकी पूरे देश के सारे शहरी इससे परेशान हैं, सारे पेरेंट्स भी परेशान हैं। कोटा में फ्रीडम ज़्यादा है क्योंकि बच्चे फ्री है, तो यहाँ पे ये इशू ज़्यादा है, बाकी और जगह कम है। तो ये दिक्कत को तो एड्रेस लोगों को ही करना पड़ेगा, उन्हीं को निकालना पड़ेगा। और मॉरल पुलिसिंग की जो बात कर रहे हैं इसके लिए ट्रेनिंग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी हमने बात करी कोटा की तमाम समस्याओं पे, हमने बात करी स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने अपनी चर्चा की। एक बार अभी थोड़ा सा चर्चा को अलग दिशा में लेके चलते हैं, थोड़े हैप्पी एनेक्डोट शेयर करते हैं। सर आप 30 साल का लंबा अनुभव रहा है आपका, आप कोटा कोचिंग के पूरे इकोसिस्टम को आपने बहुत ही बेहतर नज़रिए से देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कुछ स्पेशलिटीज़ बताइए जो पुराने दौर में थी जिसने कोटा को बनाया, कुछ एनेक्डोट्स आप अगर शेयर करना चाहें। देखिए कोटा बना 1995 में। अगर आप मुझसे पूछें कि कोटा का टर्निंग ईयर कौन सा है तो 1995 है। मैं कोटा में बड़ा, पढ़ाई भी मेरी यहीं हुई। मैं सेलेक्ट हुआ था 1989 में आईटी में, तो सेल्फ स्टडी करा करते थे, 5-10 बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, हम सिर्फ शायद 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हम चले गए थे, वीके बंसल सर जो बंसल क्लासेस के थे वो मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैं जब आया था 93 मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू करा। ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन था, साथ में मिलके काम करा क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग थे, साथ में मतलब दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूट पे काम करते थे। और 1995 में कोटा में 51 बच्चे सेलेक्ट हुए, 51, और उनमें से 5 टॉप 100 में आए आईटी में। दैट वाज द टर्निंग इवेंट। उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ थी वो पूरे देश में फैल गई और उससे बच्चे कोटा में आने लगे। उस टाइम पर जो बच्चे थे और जो लोग थे पढ़ने जो आते थे, उनका जो कमिटमेंट और जो बिलोंगिंगनेस इंस्टीट्यूशन से थी और है वो शायद आज नहीं है। आज भी मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनके बच्चे अब आजकल हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं और वो मिलते हैं, और मतलब वो एक अलग ही बॉन्डिंग है। बिल्कुल, वो बॉन्डिंग बहुत अलग है और बहुत प्योर है। सर जब आप 1993-1995 की बात कर रहे हो, आपने बताया 5 बच्चे टॉप 100 में सेलेक्ट हुए थे। तब आप एकेडमिशियन नहीं थे, तब आप एजुकेशनिस्ट नहीं थे, आप एक एंथुसियास्ट थे जो आईआईटी की पढ़ाई पूरी करके आया, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड था। उस समय आपके पढ़ाए बच्चे उसी संस्थान में जाके एडमिशन ले रहे हैं, टॉप रैंकर्स बन रहे हैं जहाँ से आप पढ़ के निकले हैं। कैसी फीलिंग थी वो? बहुत बढ़िया फीलिंग थी। मैं तो आईटी में चला भी जाता था, आईटी डेली, वहाँ मुझे अपने स्टूडेंट्स मिलते थे। मैं उनको कभी कभी आसपास के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे डिनर करने ले जाता था अपने साथ। तो वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। हम भी बहुत यूथ थे, सीनियर की तरह भी एक्ट करते थे और वो हमारे जूनियर भी थे, और साथ में एक बॉन्डिंग अलग ही थी। इनफैक्ट मेरे मुझे तो एक केस याद है कि मैं उन्हीं दिनों में एक बार मैं यूएस गया, तो यूएस में मैं रेडमंड एरिया है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत सारे वहाँ पे जॉब करते थे, तो हमने वहाँ पे भी गेट टुगेदर करा। तो मतलब वो एक अलग तरह का बॉन्डिंग, अलग तरह का एक रिलेशनशिप था
और बड़ा अच्छा लगता था अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जा रहे हैं, तो और जहाँ से आप पढ़कर आए, तो वो फीलिंग तो मतलब इट्स पुट यू ऑन द डिफरेंट लेवल। पिछले 5-6-7 साल में ऐसा कोई अनुभव, ऐसे स्टूडेंट्स अब आते हैं क्या? आते हैं, बहुत आते हैं। आप अगर मुझे देखेंगे, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन, और मुझे मैसेज करते रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट तक मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि उस टाइम के बच्चे जो हैं वो तो कोटा लोकल के ज़्यादा हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। तो जब भी वो पेरेंट्स के पास आते हैं वो मुझसे मिलकर ज़रूर जाते हैं, मेरे पास आते हैं, दे स्पेंड गुड टाइम। मेरे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, वो तो मतलब अभी थोड़े दिनों पहले आया था, तो उसने मुझे सब बहुत टाइम निकाला, एंड वी रिकॉल द टाइम कि क्या, क्योंकि मैं आई वॉज 22, दे वर 17-18, तो हमारा एज गैप भी ख़त्म है, मतलब कोई एज ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं वो, जब भी आते हैं मिलते ज़रूर हैं। आपने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन की बात की, आपने कुछ टॉप पोजीशंस बताए जहां आपके स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। इससे मुझे थोड़ा एकेडमिक आस्पेक्ट में बात करने की इच्छा हुई सर। एकेडमिकली बहुत कुछ बदला है, नॉन एकेडमिक टर्म्स पे हमने बहुत बात की। एकेडमिकली जो तब का एग्ज़ाम पैटर्न होता था, तब का सिलेबस होता था, और आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आज का सिलेबस है, माइल्स अपार्ट, बहुत डिफरेंस है। आप ये बताइए एकेडमिकली जो ये चेंजेज हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए कितने बेनिफिशियल हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सबको समझाना चाहता हूँ। उस टाइम पे 2000 सीटें थी और आज 20,000 सीटें हैं। मतलब आईटी में तो 10 ही हैं, बाकी मेडिकल वगैरह का जो भी है, तो 5 टाइम्स का कैपेसिटी बढ़ा है। मेरे टाइम पे 70,000 करीब बच्चे एग्ज़ाम बैठते थे, आज 11 लाख 12 लाख जेई मेन में या जेई एडवांस के लिए ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं, परंतु जो कंपटीशन है वो पहले भी 50,000 बच्चों में ही था और आज भी 50,000 बच्चों में ही है। पहले आईटी का फॉर्म वही भरता था जिसको लगता था कि यार मेरा आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। हर स्कूल का टॉप 2-3 स्टूडेंट ही फॉर्म भरते थे, बाकी को पता था मेरा होगा नहीं, वो भरते ही नहीं थे। अभी क्या, एवरीबडी इज फिलिंग द फॉर्म। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। वो नंबर देख के बोलते हैं कि भाई 11 लाख बच्चे हो गए तो कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन पहले भी 50,000 में था, 2,000 जा पाते थे, आज भी 50,000 में 10,000 जा पाते हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न बदला है, एग्ज़ाम के कंटेंट बदला है, सिलेबस बदला है, परंतु कंपटीशन आज भी वही है जो हमारे टाइम पे था। हमारे टाइम पे भी जाना उतना ही डिफिकल्ट था, हमारे टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि 2,000 ही सीट थी। आज थोड़ा रिलेटिवली ईजी है। ये मिथ है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ा के बोलकर ये बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। मुझे लगता है कि ये सोच ही गलत है। कंपटीशन उतने बच्चों में है जितने बच्चों में पहले था। हाँ, नंबर बढ़ गए हैं, कॉमर्शियल हो गया है, उन लोगों को मोटिवेट कर दिया गया है जो बच्चे डिजर्व ही नहीं करते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस का आजकल आप देखिए, मतलब आई शुड नॉट टॉक नेगेटिव, बट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का क्या टारगेट होना चाहिए, कितने सिलेक्शन हुए, परंतु टारगेट क्या होता है, कितने एडमिशन हुए। तो आप इसको सोचिए कि सिलेक्शन है, अंदर टारगेट जब सेट होता है तो ये बोला जाता है कि हमें इतने एडमिशन इस साल करने हैं, हमें 1 लाख करना है, हमें 2 लाख करना है, हमें 3 लाख करना है, वो बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि हमने लास्ट ईयर 1000 बच्चे सेलेक्ट कराए थे, इस साल हमें 1200 कराने हैं, अगले साल हमें 1500 कराने हैं। और उसको लोग बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि शायद लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का गोल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सिलेक्शन में इंक्रीमेंट या नंबर ऑफ एडमिशन में इंक्रीमेंट। ये स्पष्ट संदेश है सबके लिए, चाहे कोटा में हो, कोटा से बाहर हो, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों के लिए यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपके पढ़ाए जो छात्र हैं वो कहाँ जा रहे हैं। खैर, आपने बात करी कंपटीशन की कि कंपटीशन आज भी सेम है। सर, एक ट्रेंड है स्पेसिफिकली कोटा में, ड्रॉपर बैच, रिपीटर्स, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। जेई मेन में आपको 2 अटैम्प्ट हैं, नीट में आपके पास नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बाउंड नहीं है। छात्र क्या करते हैं कि वो अनडिफाइंड तरीके से अपने ड्रॉप्स लेते जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि अगली बार हो जाएगा, या जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हों। ड्रॉप पे आपका क्या नज़रिया है और एक स्टूडेंट को कहाँ जाके रुक जाना चाहिए? मुझे लगता है कि जेई में तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि एक ड्रॉप के बाद आप रुक जाइए, तो वो तो बहुत ही अच्छा करा। नीट में क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने भी आप ले सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले ड्रॉप लेते वक्त स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि उसकी कमी क्या रह गई, वो क्या कमी को ख़त्म करेगा, नेक्स्ट ईयर तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि चलो 1 साल और कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो आप अगले साल में पूरी कर लोगे। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो फिर आप ड्रॉप करके करोगे क्या?
आपको तो वापस फेल हो जाओगे। तो पहले ड्रॉप करने के पहला होना चाहिए कि कमी क्या रहेगी, फिर देखना चाहिए कि क्या ये कमी मैं पूरी कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है। अगर वो पूरी तो ड्रॉप लेना चाहिए। अगर ये सभी क्लियर नहीं है आप करते हैं तो मुझे लगता है कि 3 ड्रॉप के बाद रोक देना चाहिए अपने आप को मेडिकल में। आपको उसके बाद कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर बनना दुनिया का एक उद्देश्य नहीं है। आप कुछ और करके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत करियर ऑप्शन है। और आज के ज़माने में तो इतने करियर ऑप्शन है कि आपको स्विच कर देना चाहिए अपना ट्रैक। आप फटाफट अपना बीएससी या कोई दूसरा प्रोग्राम करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप 5-5 साल 6-6 साल तक ड्रॉप कर रहे हैं और आप 17 साल के शुरू किए थे, आप 21-22 साल के हो गए हैं और आप 12th पास हैं। और उसका जो कंसिक्वेंसेस है फिर करियर पर वो इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इतनी अंदर अपने आप से कुंठाग्रस्त हो जाते हैं आप, क्या मैंने कुछ नहीं कर पाया 5 साल में। तो वो जो कॉम्प्लेक्स बिल्ड होता है वो आपको कुछ भी करने लायक छोड़ता ही नहीं है। तो 2-3 साल करके छोड़ देना चाहिए, अपना बीएससी ग्रेजुएशन करो। और अभी बहुत कंपटीशन है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। ऑल्टरनेटिव करियर्स की बात होनी चाहिए। 100%। हालांकि ऑल्टरनेटिव करियर्स और ये जो ड्रॉप की बात है, इसमें कई स्टूडेंट्स का तो ये भी मानना होता है, हालांकि पेरेंट्स इन जनरल हमेशा स्टूडेंट कोई भी हो, अपने जो भी पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ही सोचते हैं, बेहतर ही सोचते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन भी होता है कि दे डू इट अंडर पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? पेरेंट्स को ना सबसे पहले एक मैसेज है कि आप अमिताभ बच्चन के फ्रेम में अपने बच्चे का फोटो लगाकर उसमें अमिताभ बच्चन ढूंढना बंद कर दीजिए। आप अमिताभ बच्चन का फ्रेम लिया है घर पे, उसके अंदर अपने बच्चे का फोटो लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसमें अमिताभ बच्चन। वो अगर उसमें अमिताभ बच्चन की क्वालिटी होगी तो बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, कुछ बन जाएगा। वो आया दुनिया में तो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो ये जो टॉपर्स देख के एडमिशन लेते हैं ना कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, हमारे पड़ोस का बच्चे का रैंक आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया, फिर उसमें अपने बच्चे का फ्रेम लगा लेते हैं, उसको उनके दूसरे का रिजल्ट देखते हैं और अपने बच्चों को उसमें देखते हैं। वो गलत है। आपको एनालिसिस करना चाहिए कि बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और टफ है, आई नो इट्स वेरी टफ फॉर अ पेरेंट टू डिसाइड कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो यू कैन गिव 1 or 2 or 3 अटेम्प्ट, बट बियॉन्ड 3 अटेम्प्ट यू शुड स्टॉप इट। अपना एम्बिशन उसके ऊपर मत डालिए। उसको बोलिए कि बेटा वो करो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है अगर आप वो करोगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। जैसे मेरा केस लेता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ पर टीचर बना। मैं बाई चांस टीचिंग प्रोफेशन में आया और शायद भगवान की किस्मत थी कि मुझे टीचिंग में ले आया और टीचिंग मेरा पैशन निकला। बाद में मैं डिस्कवर हो गया अपने आप ही, तो मेरा एक अच्छा करियर बन गया। अगर मैं हो सकता था मैं इंजीनियरिंग में चला जाता और वो मेरा पैशन नहीं होता तो मैं कर ही नहीं पाता। जैसे मैं आईटी में गया तो मुझे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिला था और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाज नेवर ऑफ माय सब्जेक्ट। मैंने पूरे 4 साल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में निकाला, क्योंकि प्रोडक्शन में वो मशीनों के बीच मुझे पसंद नहीं आया। वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरी रैंक ऐसी थी, 1500 रैंक आई थी मेरी आईटी में, 1502। मुझे आईटी दिल्ली जाना था, मुझे टेक्सटाइल ही मिला, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल। जबकि टेक्सटाइल में आईआईटी दिल्ली इंडिया के टेक्सटाइल के लिए सबसे प्रीमियर कॉलेज है, इससे बेहतर है नहीं कोई भी। मैं स्वयं एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ आईआईटी दिल्ली। मुझे वो वाप और वेफ्ट समझ में ही नहीं आया कभी, और मतलब समझ में तो आया बट मुझे एक्साइट नहीं करा उसने। मेरा फाइनल प्रोजेक्ट भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था, जिसका टेक्सटाइल में एप्लीकेशन लेकर आया, क्योंकि मुझे वही पसंद था। तो करे वो जो आपको पसंद है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कि एक लिमिट होती है आपको अपने एस्पिरेशंस को चेंज करने की। उसके बाद आपको रुकना होता है, उसके बाद आपको एक बार सोचना होता है कि क्या हम जो कर रहे हैं उसको अब ट्रैक बदलने का टाइम आ गया है क्या। हालांकि हमने एकेडमिक्स पे चर्चा की, हमने नॉन एकेडमिक्स पे चर्चा की, हमने कोटा पे चर्चा की, हमने कोटा के पास्ट पे चर्चा की। अब बारी है भविष्य की। आप आने वाले 5 साल में या 3 साल में कोटा को कैसे एक स्टीप कर्व लेते देखते हैं, कहाँ जाते हुए देखते हैं? कोटा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें, चाहे सपोर्ट में ले लें। अकेडमिकली भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मुझे लगता है कि कोटा भी आने वाले समय पे और ग्रो करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर फ्लो है वो और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में कोटा की ग्रोथ तो बनी रहेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, अगर कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस इकोसिस्टम को इम्प्रूवाइज करते जाते हैं लगातार, जो अभी हमने चर्चा करी और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मुझे पता नहीं और औरों को पता होंगी, अगर उनको एड्रेस करते गए जो कोटा के सारे लोग मिलकर, तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़ता हुआ कर्व है और बढ़ता ही जाएगा। तो कोटा का भविष्य बहुत अच्छा है एजुकेशन के हिसाब से, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कुछ दूसरे करियर ऑप्शंस पर काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं कोटा में वो आते रहें, बने रहें
और जो आईटी मेडिकल नहीं कर पा रहे हैं वो कोई दूसरे करियर ऑप्शन में कोटा से पढ़ के आगे बढ़े। बिल्कुल। और जब आपने बताया कि कोटा का भविष्य उज्जवल है, कोटा का भविष्य ब्राइट है आने वाले समय में, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी वॉइस आगे लेके जाई जा सके। ऐसी ही कोशिश हमारी जारी है। इट हैपन्स ओनली इन कोटा। स्टूडेंट्स के वॉइस को रेज़ करने का एक प्लेटफॉर्म है। हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी और जिस तरीके से हो सके हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें और उनके वॉइस को राइट प्लेटफॉर्म पे रखें। हमारे लिए क्या संदेश है सर आपका, और हमारे बारे में अगर 2 शब्द आप बोल। नहीं, मेरा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट की वॉइस जो है उसको लाना और पेरेंट्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोटा के बारे में अच्छी बात है तो अच्छी, और गलत बात है तो गलत, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है, स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं है। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को शायद कुछ एक्सपीरियंस होते हैं अच्छे, वो आप लेकर आइए, बताइए। बुरे एक्सपीरियंस होते हैं तो वो बताइए, ताकि लोग वो बुरे एक्सपीरियंस जो हुए हैं उनसे अपने आप को बचाएँ। तो आपका काम तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के आप एफर्ट डालते रहिए, बल्कि हमारी स्क्रूटनी करते रहिए कोटा की जितनी स्क्रूटनी होती है, ताकि यहाँ के लोग एट टोज रहें और अपने काम को अच्छा करें और बेहतर करें। अब पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए ताकि अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर, अल्टीमेट गोल यही है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलें, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, और इसके लिए जिस लेवल पे स्क्रूटनी की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन की ज़रूरत है, वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, कोटा इन बैनर्स और पोस्टर्स से इतर भी बहुत कुछ है। आपको अपने लिए अपना रास्ता स्वयं चुनना है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्क्रूटनी करनी है और ये तय करना है कि आप कोटा किस लक्ष्य के साथ आए हैं। आप कोटा में पढ़ने आए हैं, पढ़ के जाइए, और बाकी सारी चीज़ों के लिए, बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए IHY के मीडिया के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसी चर्चाएं और कोटा से जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।